मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर की शुरुआत मैं अपने परिचय से करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मितेश शर्मा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय में प्राध्यापक हूँ और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय भिवानी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले कई महीनों से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और पठन पाठन के लिए सरकार के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली के रूप में एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी विद्यार्थी इस मुश्किल समय में पढ़ाई से वंचित न रह सके। आप सभी निरंतर अपनी पढ़ाई एवं अपने अध्यापकों के संपर्क में रह सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन व्याख्यानों की शुरुआत की जा रही है। अपने पिछले व्याख्यान में आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास और इसकी विभिन्न स्टेजेस को समझने का प्रयास किया। हम वहीं से आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मुख्य रूप से चर्चा को दो बिंदुओं पर केंद्रित करेंगे। एक, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, और दूसरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार जल्दी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फिर से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आपको वृद्धि एवं विकास के विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम प्रिंसिपल्स या सिद्धांत समझने में दिक्कत महसूस करेंगे। इसलिए ये अनिवार्य है कि जल्दी से एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में आपने समझा कि ग्रोथ, अगर सामान्य भाषा में हमें इसे समझने का प्रयास करें तो इंक्रीज़ इन साइज़ एंड शेप, या आप कहें द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज़ इज साइज़ एंड शेप ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज ग्रोथ। दैट मीन्स either there is increase in size or volume और हाइट और वेट, या आप कह सकते हैं कि वृद्धि आप तब कहेंगे जब इनमें से किसी भी पैरामीटर में बढ़ोतरी होती है। आपका साइज़ यानी कि आकार बढ़ता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन बढ़ता है, या हाइट आपका कद बढ़ता है, या वेट में आपकी बढ़ोतरी होती है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी वृद्धि हो रही है। इसका अर्थ है कि ये जो चेंज है ये है क्वांटिटेटिव है, अर्थात इसको हम आसानी से माप सकते हैं और यह परिवर्तन हमें दिखाई भी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे
आपकी हाइट बढ़ती है तो आप इसे सेंटीमीटर, मीटर या फिर आपका वज़न बढ़ता है तो आप इसे ग्राम, किलोग्राम या पौंड इत्यादि में माप सकते हैं। तो बड़ा इजी होता है, आप इसे महसूस भी करते हैं, आप इसे देख भी सकते हैं। जब आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, आप उसे नाप सकते हैं। आपका वज़न बढ़ेगा, आप उसे माप सकते हैं। आपकी शेप में परिवर्तन होता है तो आप उसे माप सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपका साइज़ या आपका शेप बढ़ता है तो उस प्रक्रिया को आप ग्रोथ कह सकते हैं, उस प्रक्रिया को ग्रोथ का नाम देते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे शरीर को आकार और बहार में बढ़ोतरी होती है। सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि माता के गर्भधारण से ही बच्चे में वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जन्म के पश्चात यह तब तक जारी रहती है जब तक पूर्ण शारीरिक परिपक्वता हासिल न कर लें। इसका अर्थ है कि एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाती है। आपने सामान्य रूप में ऑब्ज़र्व किया होगा कि कद का बढ़ना, जिसका हमने एक पैरामीटर अभी लिया था कि हमने माना था कि अगर किसी व्यक्ति का कद बढ़ रहा है तो उसमें ग्रोथ हो रही है। तो आपने देखा होगा कि लड़कों में आम तौर पर 20 से 22 वर्ष तक की उम्र तक उसका कद बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है और उसके बाद उसकी हाइट का बढ़ना बंद हो जाता है। इसी प्रकार अगर लड़कियों का जिक्र करें तो लड़कियों में 18 से 20 साल तक की उम्र तक उसका कद बढ़ता है, हाइट बढ़ती है और उसके बाद ये हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जब वह अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर लेता है उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। दूसरी तरफ जो दूसरी चीज़ आपने पढ़ी पिछले लेक्चर में वो डेवलपमेंट, उसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। डेवलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज इन इंडिविजुअल्स, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। आप कह सकते हैं, पहले आप चलो इन्हें समझ लें आप कि ये क्या चीज़ है। डेवलपमेंट को हमने कहा कि भाई एक क्वालिटेटिव चेंज है, ग्रोथ को आपने कहा कि एक क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब है कि जिसको आप माप सकते हैं उसे आप क्वांटिटेटिव चेंज कह रहे हैं। और क्वालिटेटिव चेंज का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आप उसको असेस तो कर पाएँ लेकिन उसे आप माप भी पाएँ, ये हमेशा नहीं हो पाता है। तो एक क्वालिटेटिव चेंज है जिसको आप डेवलपमेंट कह सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव चेंज किस चीज़ में है? स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, फंक्शनल चेंज हो सकता है या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आपका चेंज हो सकता है। तो जब कभी स्ट्रक्चरल चेंज होता है, स्ट्रक्चरल यानी कि एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट होती है, सेल्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ती हैं, मसल्स, बोन्स या आपका जो ये फ्रेम है, बॉडी फ्रेम है, ये बढ़ता है। तो इस तरह के जब चेंजेस जो आप देखते हैं उनको आप एनाटॉमिकल चेंजेस कह सकते हैं। यानी कि आप दूसरे शब्दों में अगर इसको समझना चाहें तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनको आप ग्रोथ के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस जब होंगे तो आप उनको नाप सकते हैं, उनको मेज़र कर सकते हैं और वो आपको महसूस होते हैं। दूसरा इसमें हमने शब्द यूज़ किया कि भाई चेंजेस जो हैं वो फंक्शनल भी हो सकते हैं। फंक्शनल का अर्थ है कैपेबिलिटी।
आप कैपेबिलिटी को बेटा ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बच्चे की कैपेसिटी में, काम करने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट होती है। फंक्शनल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, उनकी फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट होती है, आप चेंज होता है, तो उसको भी आप एक डेवलपमेंट के रूप में लेते हैं। बिहेवियरल यानी कि व्यवहार में गुणात्मक इम्प्रूवमेंट हो, व्यवहार आप सोसाइटी के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ, आपके रहन सहन में, आपके व्यवहार में जब मैच्योरिटी आती है, समाज के साथ, घर के साथ, परिवार के साथ जब आप अच्छा बेहतर तालमेल बना सकते हैं, सामंजस्य बिठा सकते हैं, ये होता है आपकी ग्रेजुअल लर्निंग के साथ साथ। जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, आपका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, आपका बौद्धिक विकास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो ये जो सारे परिवर्तन हैं, ये क्वालिटेटिव चेंज हैं, यानी कि आपके अंदर विकास हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो विकास आपका विजिबल भी हो। तो नेटशेल में हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि साइज़ और शेप में प्रोग्रेस ग्रोथ है, और व्यक्तिगत क्षमताओं में जो प्रोग्रेस होती है उसको, जिसको आप कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं, उसको आप डेवलपमेंट का नाम दे सकते हैं। तो ये तो बात थी आपके पिछले लेक्चर की, जिसके ऊपर हमारा आगे का जो लेक्चर है वो आधारित है। आप कह सकते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक भाग है। जब भी ग्रोथ होगी, आप दोनों को, इन चीज़ों को कोरिलेट करें। हमने ग्रोथ को कहा कि आप क्वांटिटेटिव चेंज है, डेवलपमेंट को हमने कहा कि एक क्वालिटेटिव चेंज है, ग्रोथ को हमने कहा कि ग्रोथ एक निश्चित समय तक चलती है और उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, और डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बच्चे के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक वो प्रोसेस चलता रहता है। दोनों ही प्रोसेस साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जब भी दोनों ही साथ साथ चलते हैं, इनफैक्ट दोनों को एक साथ ही शब्दों को यूज़ किया जाता है। कई बार तो आपने देखा होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आम भाषा में आम लोग जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं दोनों वर्ड्स को, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। दोनों में स्पष्ट, दोनों एक नहीं हैं। हालांकि लेमैन इन दोनों शब्दों को एक साथ यूज़ कर लेते हैं, परंतु एक फ़िज़िकल एजुकेशन का विद्यार्थी होने के नाते आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम होने चाहिए। तो ग्रोथ आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का ही एक भाग है। जब भी ग्रोथ होगी मतलब आपका विकास हो रहा है, परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि जब विकास हो रहा है तो ग्रोथ भी अवश्य होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो एक निश्चित समय के बाद जो है रुक गई है। 20-22 साल की उम्र तक लड़कों में और 18 से 20 साल की उम्र तक लड़कियों में ग्रोथ रुक चुकी है, परंतु डेवलपमेंट तो आपकी तब भी चालू है। देयर आर सो मैनी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बिहेवियरल चेंजेस that are being part and parcel of your personality take place till the lifespan, complete lifespan। क्योंकि ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है और विकास निरंतर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आशा है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अवश्य क्लियर हुआ होगा। अब बारी आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो सामान्य सिद्धांत हैं
जो हमारा आज का लेक्चर है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझाना इसलिए महत्वपूर्ण था कि एक ड्राइंग, एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए कि किस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, ताकि इसके सामान्य सिद्धांतों को समझने में आपको प्रॉब्लम न हो। ये वृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, इनको समझना एक शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी के लिए इसलिए अनिवार्य है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जिन कार्यक्रमों का, जिन प्रोग्राम्स का हम निर्माण करते हैं, उनमें इन सिद्धांतों का काफ़ी अहम प्रभाव होता है। आप सभी जानते हैं फिज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स के बारे में। आप जानते हैं कि जो फिज़िकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम इस तरह से प्लान करते हैं कि व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप किया जा सके थ्रू मीन्स एंड मीडियम्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन सामान्य सिद्धांतों की, जिसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट is the outcome of heredity and environment. As we all know that man is the product of heredity and environment, that means the growth and development is the result of, outcome of heredity and environment. इसे सामान्य भाषा में आप इस प्रकार समझ सकते हैं, आपने अपने किसी भाई बहन की फिजिक, शरीर की बनावट या उनके व्यवहार आदि को देखकर घर में बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि यह अपने दादा दादी या नाना नानी पर गया है। अब इसका अर्थ क्या है आप निकालिए। इसका अर्थ है कि आपके पूर्वज कद काठी में, व्यवहार में, गुणों में जैसे थे वैसे ही आपके होने की संभावना होती है, क्योंकि हमें यह अपने पूर्वजों से गुण सूत्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे कि जो भी हम हैं, व्यक्ति आज जो भी है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। दैट वी आर दी आउटकम ऑफ, और वी आर दी रिजल्टेंट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आप हेरिडिटी को अच्छी प्रकार से समझते होंगे। हेरिडिटी का अर्थ है कि हमें अपने पूर्वजों से आनुवांशिक गुणसूत्रों के माध्यम से जो गुण मिलते हैं उन्हें हम हेरिडिटी का नाम देते हैं। और एनवायरनमेंट होता है कि जन्म के बाद, जन्म से जब गर्भ में बच्चा बीज के रूप में जब स्थान लेता है, उसके बाद से ही जितनी परिस्थितियों के संपर्क में वह आता है, जिस एनवायरनमेंट के संपर्क में वह आता है, उसका उसके व्यक्तित्व पर, उसके डेवलपमेंट पर प्रभाव होता है। तो या तो हम जो हैं वो उन आनुवांशिक गुणों के कारण हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, या फिर हम उस एनवायरनमेंट के कारण हैं जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। तो दोनों के मिले जुले प्रभाव का कारण ही एक व्यक्ति होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसमें जो हमने जिक्र किया, कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। ये पहला आपका सिद्धांत है कि आप जो कुछ भी हैं या तो हेरिडिटी के कारण हैं। इवन एक बात मैं इसमें और आपको कहना चाहूँगा कि जो आपकी फिज़िक है, जो कद काठी आपको मिली है, दैट ऑलमोस्ट फिज़िक इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड। आप ये कह सकते हैं
कि जो कद काठी आपको प्राप्त हुई है उसका एनवायरनमेंट का उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, और वो पूरी तरह से आपको अपने जीन्स के कारण, आपके गुणसूत्रों के कारण प्राप्त हुआ है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वातावरण या एनवायरनमेंट का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है या ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है। जन्म के बाद जैसा भी परिवेश, वातावरण हमें मिलता है, वह भी हमारे विकास को या कहें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। दैट मीन्स योर ग्रोथ इज मोर और लेस डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स मोर ऑन योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में वो सभी चीज़ें आती हैं। एनवायरनमेंट का अर्थ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर वो सब कुछ आ जाता है। आपका खान पान, रहन सहन, आपकी जलवायु, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, जिस हालात में आप रह रहे हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ आपके एनवायरनमेंट में आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पहला जो सिद्धांत है कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करती है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये पहला सिद्धांत आपको कुछ समझ में अवश्य आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा सिद्धांत लेते हैं। दूसरा सिद्धांत है that growth and development is a gradual process and a long term process। मैंने कहा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक धीमा और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वृद्धि एवं विकास की जो पूरी प्रक्रिया है वह धीरे धीरे चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। जिस प्रजाति का जितना लंबा लाइफ स्पैन होता है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया उतनी ही धीमी और लंबी होती है। हमारे आसपास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे हमें इस सिद्धांत की व्याख्या मिल सकती है। आप समझ गए होंगे कि जो मैंने दूसरा सिद्धांत आपको कहा, यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे समझने का प्रयास कीजिए कि वृद्धि एवं विकास की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी है। धीरे धीरे धीमी इसलिए है कि वृद्धि तो आपको मैंने पहले बताया कि एक निश्चित समय तक आकर के रुक जाती है, और विकास जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो हमारा लाइफ स्पैन है, जब हमारी मृत्यु होती है उस समय तक वो प्रक्रिया चलती है। और ये जो लाइफ स्पैन है ये जितना लंबा होगा, जिस जीव का जितना लंबा लाइफ स्पैन होगा उतना ही धीमा और लंबा ये जो प्रक्रिया है वृद्धि और विकास की वो रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वृद्धि एवं विकास का, वो है, चलिए इससे पहले तीसरा जो सिद्धांत है इसे लेने से पहले दूसरे सिद्धांत के विषय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्किप हो गया था मुझसे। जैसे मनुष्य को अपने जीवन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है, इस तरह से समझिए आप जानते हैं कि हमारा जो लाइफ है उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे शिशुकाल, बाल्यकाल, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था या फिर वृद्धावस्था इत्यादि। और यह तो आप जानते ही हैं कि इन सभी अवस्थाओं का एक निश्चित क्रम तो निश्चित होता है और टाइम पीरियड होता है। ठीक उसी प्रकार वृद्धि और विकास का जो सीक्वेंस है उसका भी एक सेट पैटर्न होता है। तो सेकंड प्रिंसिपल में हमने ये कहा कि ये जो प्रोसेस है ये धीमा है। आप इसे समझने का प्रयास करें कि ये जो प्रोसेस है ये धीमा है और लंबा प्रोसेस है। डेवलपमेंट हमारी मृत्यु तक चलती रहती है
और तीसरे सिद्धांत में हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं और इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो आप इस सिद्धांत को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले उसका शिशु काल आता है, बाल्यकाल आता है, किशोर अवस्था आती है, फिर वयस्क हो जाता है वो, और फिर अंत में वृद्धावस्था में वो बच्चा जो है धीरे धीरे पहुंच जाता है वृद्धावस्था तक। यह तो आप एक निश्चित कर्म की बात कर रहे हैं। ये जो सारी अवस्थाएं हैं इनका एक निश्चित पीरियड भी होता है और हर पीरियड में जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंट, ये जो अवस्थाएं हैं व्यक्ति की, इन सभी के दौरान ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो पर्टिकुलर होता है और एक सीक्वेंस फॉलो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जैसे इन्फेंसी पीरियड जो होता है, जब माँ के पेट में बीज के रूप में जब बच्चा आता है तो उस समय से लेकर के और जन्म के समय तक का जो स्टेज होता है जिसको आप इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में जो ग्रोथ है बच्चे की, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो ट्रमेंडस तरीके से इंक्रीज़ होते हैं और बहुत ही तेज़ी से उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ड्यूरिंग ऑल दीज स्टेजेस ऑफ लाइफ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल। आप ये कह सकते हैं कि सरल से जटिल का सिद्धांत इस ग्रोथ पैटर्न के ऊपर लागू होता है। एक प्रॉपर सीक्वेंस तो फॉलो करते ही हैं, साथ साथ जो पैटर्न है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा जो तीसरा सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड क्रिएटिव प्रोसेस। तो पिछले सिद्धांत में आपने ये समझने का प्रयास किया कि वृद्धि एवं विकास न केवल धीमा और लंबा प्रोसेस है अपितु बहुत ही क्रिएटिव, सृजनात्मक प्रक्रिया है। माँ के गर्भ में बच्चे के बीज रूप में आने के साथ ही वृद्धि और विकास का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है और समय के साथ साथ उसकी फिजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है और बच्चे के अंदर शारीरिक, मानसिक और व्यवहार संबंधित परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। समझ आया होगा आपको। कहने का अभिप्राय ये है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा आया उसी समय से जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन हैं वो उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ये परिवर्तन कैसे होते हैं? फिजिकल होते हैं। हमने कहा कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होती है। ये मेंटल होते हैं, मेंटल यानी दैट बिलोंग्स टू योर मेंटल कैपेबिलिटीज़, योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। तो इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। तो न केवल धीमा और लंबा प्रोसेस है बल्कि बहुत ही सृजनात्मक प्रक्रिया होती है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो शुरू हो जाता है आपके गर्भ में बच्चे के स्थान लेने के साथ ही, और ग्रोथ एक निश्चित समय तक आकर के रुक जाती है और डेवलपमेंट आपके जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके बाद इस संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक बात जो है वो आपको जहन में तो ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ
इस सिद्धांत से रिलेटेड है, इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको याद होगा महाभारत के उस प्रसंग में जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी। आप इस चीज़ की कल्पना कीजिए कि जब अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में स्थान लिया था तो अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह के विषय में ज्ञान प्रदान किया था, जो अभिमन्यु ने सुभद्रा को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया और अभिमन्यु ने उनके गर्भ में वह ज्ञान धारण किया, जिसका बाद में जन्म लेने के पश्चात महाभारत के युद्ध में उस शिक्षा का उन्होंने उपयोग भी किया। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि गर्भधारण के साथ ही जो हमारा प्रोसेस है, जो ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाती है। बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है, उसकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका विस्तार होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास जो है वो एक स्वाभाविक प्रोसेस है, निश्चित है, इसे रोका नहीं जा सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि जो क्वालिटी ऑफ जीन्स हैं और एनवायरनमेंट है उसका इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। जो पांचवा सिद्धांत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो ये कहता है कि इट इज़ इनएविटेबल प्रोसेस, जिसे आप रोक नहीं सकते हैं। निरंतर, आप अब तक ये तो समझ ही गए होंगे कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ साथ चल रहे हैं। आप इन बातों को आप अब तक समझ गए होंगे। अब ये नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि भाई ये इनएविटेबल प्रोसेस है, आप रोक नहीं सकते हैं, ये निश्चित है, ये स्वाभाविक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। लेकिन इसके साथ ही एक सत्य यह भी जुड़ा हुआ है कि जो क्वालिटी ऑफ जीन्स हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम आप जो कुछ भी हैं वो हमारे को जो गुणसूत्रों के माध्यम से गुण मिले हैं, जो जीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हमें करैक्टरिस्टिक्स मिले हैं, हम उनका रिजल्ट हैं। तो अवश्य ही उनका और एनवायरनमेंट का इस प्रक्रिया के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हम छठा, इसका जो सिक्स्थ इसका जो प्रिंसिपल है उसको देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ साइमल्टेनियस बट एग्जिस्ट एट डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड। कि ये जो प्रक्रिया है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, एक निश्चित समय तक साथ साथ चलती है, निरंतर चलती है, परंतु इसका जो पेस है, इसकी जो स्पीड है, वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होती है। पीछे के लेक्चर से आपको कुछ इस बारे में अंदाज़ा भी हुआ होगा। प्रत्येक इंडिविजुअल का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न है वो अलग अलग होता है। अलग अलग अवस्थाओं में, विभिन्न व्यक्तियों में इनकी गति जो है वो असमान हो सकती है और भिन्न हो सकती है। आप अपने आसपास नज़र डालेंगे तो ये सिद्धांत आपको समझ आएगा। आप इसे इस रूप में देख सकते हैं कि आपके घर में मान लो दो भाई बहन हैं या दो भाई हैं आपके, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो ग्रोथ का जो ग्राफ है वो एक जैसा हो, वो सिमिलर हो। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 9 से 12 वर्ष की उम्र में
एकदम से ग्रो करते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ग्रेजुअली जिनका ग्रोथ रेट प्रोसीड करता है और एकदम 17-18 की एज में आने के बाद स्पर्ट आता है और उनकी हाइट में, उनकी मैच्योरिटी में एकदम जो है वो ग्रो करती है एकदम। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे होंगे जो एक साथ जन्म लेते हैं, लेकिन जिनका मेंटल लेवल जो है, जिनकी सोचने समझने निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो एक साथ एक रूप में नहीं बढ़ती है। कोई बच्चा जन्म से जल्दी सीखता है, बड़े होकर के वो प्रक्रिया धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती है। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत रैपिडली वो सीखे चीज़ों को, रैपिडली उसकी ग्रोथ हो, लेकिन वो ग्राफ जो है आगे आकर के धीमे हो जाए। तो आप ये कल्पना जो है अपने आसपास करके देखेंगे, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ, तो आपको ये प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ में आएगा कि डिफरेंट स्टेजेस में जो स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सब बच्चों की डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि 20 साल की उम्र तक, 22 साल की उम्र तक आते आते दोनों बच्चों की हाइट 6 फुट हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेज के अंदर उनकी जो ग्रोथ है वो एक जैसी बढ़ी हो, ऐसा नहीं होता है। तो डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग स्पीड जो है आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट की हो सकती है। तो ये एक बहुत ही सामान्य सा सिद्धांत था और यूजुअली आप अपने आसपास इन चीज़ों को नोटिस भी करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। 7वां जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ग्रोथ डिपेंड्स प्योरली ऑन क्वालिटी ऑफ जीन्स। कि ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से जो जीन्स की क्वालिटी है उसके ऊपर निर्भर करती है। ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। चाहे किसी बच्चे को हम पूरी तरह से अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाएं, मैंने आपको शुरू में बताया था दैट मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बोथ हैव इक्वल impacts on the personality and the pattern of the individual। आप उसी चीज़ को दोबारा से समझने की कोशिश करें कि चाहे किसी बच्चे को हम पूरी तरह से अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाएं। अनुकूल वातावरण से अभिप्राय ये है कि उसकी रेस्ट, उसकी डाइट, उसकी लाइफस्टाइल, उसका आसपास का वातावरण, आप सभी चीज़ों को पूरा कंट्रोल करें और उसकी आवश्यकता अनुसार और समय अनुसार उसको उपलब्ध भी करवाएं। फिर भी जीन्स की लिमिट से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। नहीं के आप समझ गए होंगे इस बात को कि जीन्स ने एक हमारी लिमिट डिसाइड कर दी है। ये क्या है जीन्स की लिमिट? कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनसे हमें विरासत के रूप में थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स हमें करेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, उन जीन्स ने एक लिमिट लगा दी है कि हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। हमारा जो फिज़िक है, हमारी जो हाइट है, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उस जीन्स की ऊपर ही, उन जीन्स की क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली बार आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और कहे कि मैं दवाइयों से या जड़ी बूटियों से आपकी हाइट 6 फुट कर दूंगा, तो आप अवश्य कहना कि पहले किसी बच्चे की करके दिखाओ डॉक्टर साहब, फिर हम इस बात पे विश्वास करेंगे। तो एक फ़िज़िकल एजुकेशन के विद्यार्थी होने के नाते आपको इस चीज़ का आभास होना चाहिए दैट योर फिज़िक प्योरली डिपेंड्स अपॉन दी
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स। एक्सरसाइज का या एनवायरनमेंट का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अगली बार ध्यान रखना, जब कोई दवाई लेकर के हाइट बढ़ाने की चर्चा करे तो आपको उसे इसी प्रकार से जवाब देना है। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है हाई स्पीड इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ। वैसे तो मैंने आपको ये कहा, पिछले सिद्धांतों में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे जीवन की, उनके अंदर जो रेट ऑफ स्पीड है वो डिफरेंट होती है। अलग अलग अवस्थाओं में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड है, जो पैटर्न है, वो अलग अलग होता है। तो इसमें हम यहाँ ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि जो हमारा इन्फेंसी पीरियड होता है, जो अर्ली स्टेजेस हमारी लाइफ की होती हैं, जो इनिशियल स्टेजेस हमारे लाइफ की होती हैं, उसमें जो ग्रोथ का पैटर्न है, जो ग्रोथ की स्पीड है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। या दोनों की, अकेले ग्रोथ की ही नहीं, डेवलपमेंट भी हमारी इनिशियल स्टेजेस के समय ही सबसे ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास, अगर आपसे कोई पूछे कि लाइफ की कौन सी स्टेज ऐसी है जब वृद्धि एवं विकास की गति सबसे तीव्र होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि लाइफ की इन्फेंसी जो पीरियड है वो एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चा बहुत ही तेज़ी के साथ जिसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के विषय में और उनके सामान्य सिद्धांतों के विषय में आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें अवश्य समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को इनसे संबंधित किसी विषय में अगर डाउट रहता है तो हम निश्चित ही दोबारा किसी दिन इस विषय को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इन सामान्य सिद्धांतों से संबंधित ये जो जानकारियां हैं, आप अगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने फैमिली में नज़र डाल करके इन सिद्धांतों को लागू करने की, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो इन सभी सिद्धांतों का अर्थ धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। तो अगले व्याख्यान में फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू। Thank you very much. I am Dr. Mitesh from the Department of Physical Education, Government College, Bhiwani. Thank you very much.